नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली में करेंगे 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नमो भारत रेल कॉरिडोर के अतिरिक्त खंड का भी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर दिल्ली की शराब नीति, मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और बस खरीद सहित कई घोटालों को लेकर किया तीखा प्रहार। 45 करोड़ रुपए के शीश महल को लेकर भी केजरीवाल पर साधा निशाना। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम का मसौदा जारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एक्ट के तहत डेटा उल्लंघन पर सख्त सजा का किया गया प्रावधान। बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर माता पिता की सहमति होगी अनिवार्य। कर्नाटक में ठेकेदार की आत्महत्या मामले में घिरी कांग्रेस सरकार। भाजपा का विरोध प्रदर्शन। मंत्री प्रियंका खड़गे के इस्तीफे के साथ ही दोहराई सीबीआई जांच की मांग। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू। रथ पर सवार होकर बड़ी संख्या में पहुंचे साधु संत। यूपी के पुलिस महानिदेशक ने कहा, मुख्य स्नान के दिन जल, थल और नभ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जाएगी सुनिश्चित। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री रविवार को दिल्ली के 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित करने की दिशा में गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। ये करीब 4600 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। अब दिल्ली से मेरठ जाना अधिक सुविधाजनक होगा। दिल्ली की RRTS नमो भारत ट्रेन ये पहली कनेक्टिविटी इसकी होगी और मेट्रो फेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है। वहीं 26 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली सेक्शन मेट्रो की आधारशिला भी रखेंगे। ये सेक्शन कुल 6,320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। रोहिणी में 185 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च संस्थान की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद और दिल्ली के न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त खंड का उद्घाटन करेंगे, जो क्षेत्रीय परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत ट्रेन के जरिए अब दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 9 स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा परिचालित है। इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत कॉरिडोर का परिचालित खंड 55 किलोमीटर का हो जाएगा, जिसमें 11 स्टेशन होंगे। लोग कितने उत्साहित हैं इस खंड के शुरू होने से, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नमो भारत ट्रेन अब दिल्ली में भी नमो भारत का दिल्ली में शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से आगे न्यू अशोकनगर दिल्ली तक के 13 किलोमीटर के अतिरिक्त खंड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं नमो भारत कॉरिडोर पर, यानी कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन जो दिल्ली के लिए खुलने जा रहा है। रविवार से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेक्शन पर साहिबाबाद स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। लोग इसमें रोजाना यात्रा करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। 20 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर ये, और हम तब से इसमें रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं और हम काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो दिल्ली में एंटर करे। अब हम बहुत खुश हैं कि हम आगे मतलब अपना रूट कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले हम बस से ट्रैवल करते थे तो बहुत जाम का एरिया होता था, हम बहुत लेट स्कूल पहुंचते थे जहां पर हम जॉब करते हैं। पर रैपिड में हम ट्रैवल करने लगे हैं तो हम बहुत मतलब टाइम पे ही पहुंच रहे हैं और टाइम से निकलते हैं तो घर भी हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आनंद विहार तक लास्ट मतलब न्यू अशोकनगर इसका लास्ट स्टॉप होगा और हम आनंद विहार उतरेंगे तो हमारे लिए और भी टाइम सेव हो जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा, जनमानस के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी और लोगों को सुरक्षित यात्रा हो जाती है। सबसे अच्छी मेट्रो यात्रा भारत के जिस कोने में भी मेट्रो चली है, जब से ये चली है तो हमें
बहुत अच्छा लगता है। 20 मिनट में सफ़र हो जाता है और दिल्ली से जुड़ जाएगी तो भारत की प्रोग्रेस होगी और हमारा देश ऐसी तरक्की करे। और ये बहुत अच्छी बात है। मेट्रो पूरे देश के बड़े शहरों में होना चाहिए, जनमानस को सुविधा का लाभ मिल जाता है। अगर ये आनंद विहार से चालू जाएगी तो फिर मैं सीधे अपने घर से, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो मोदी जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये इतना काम करा हमारे लिए। तो थैंक यू मोदी जी। मेरठ से बच्चे दिल्ली के लिए पढ़ाई के लिए बच्चों का आना जाना बहुत आसान हो गया है। बहुत बधाई पूरे देश को इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उनको, उन्होंने हमारे लिए इतनी हेल्प की। अभी हमारा जो सफ़र 2.5-3 घंटे लगते थे हमें मेरठ से आने में, वो हमारा 1-1.25 घंटे में सफ़र तय होगा। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा सर। दिल्ली से चालू हो जाएगी और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा लोगों को। इससे ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि फर्स्टली आपने इस चीज़ को चालू करा दिया। जो हमारा ट्रैवलिंग का रहता था, जो इंसान को हेक्टिक जाती थी ट्रैवलिंग थ्रू द बस और ऑटो वगैरह, लेकिन अभी जैसे रैपिड स्टार्ट हुई है तब से काफ़ी ज़्यादा हमें कंफर्टेबलनेस फील हुई। जो मेनली आज सर्दियों के टाइम पे सर्दियाँ लगती है तो मेनली यहाँ पे आपने जो सुविधा दे रखी है इससे हम बहुत ज़्यादा आग्रचित है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। काफ़ी अच्छा सेटिस्फाइंग ट्रैवल रहता है हमारा। अभी जो ये दिल्ली तक ट्रैवल जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आरामदायक यात्रा के साथ ही नमो भारत ट्रेन में महज 35 से 40 मिनट में ही दिल्ली से मेरठ तक पहुंचा जा सकेगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, साहिबाबाद। और विकसित भारत के सपने को साकार करने में गांव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमें अपने गांवों की साझा विरासत को संरक्षित और मजबूत करना होगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। मौका था ग्रामीण भारत महोत्सव का। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सशक्त ग्रामीण भारत सुनिश्चित करना, ग्रामीणों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना, पलायन को कम करना और गांवों के लोगों के लिए जीवन को आसान बनाना है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। महोत्सव में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प और जैविक कृषि उत्पादों की झलक दिखी। गांव, गरीब और वंचितों के उत्थान के लिए बीते 10 साल में किए गए प्रयासों को प्रधानमंत्री ने दोहराया। उन्होंने बताया कि शौचालय से लेकर पक्की छत तक इस दौरान सुनिश्चित की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसान सम्मान निधि जैसे प्रयास सफल हुए हैं। क्रेडिट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंची है। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि इन 10 सालों में ग्रामीण गरीबी अब 5% से कम हो चुकी है, जो कि साल 2012 में 26% हुआ करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। गांव के बढ़ते सामर्थ्य, सशक्तिकरण और विकास की गति पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मददगार साबित होगा। गांव की एकता और समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने सतर्क और एकजुट रहने की अपील की। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पहले की सरकारों ने ना जाने क्यों गांव में रहने वाली बड़ी आबादी, SC, ST और OBC वर्ग के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि यही वजह रही कि गरीबी बढ़ती रही, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ने गांव की प्रगति के लिए डिजिटलीकरण, FPO और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को नई ताकत बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ग्रामीण कौशल और पारंपरिक कला को निखारने, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम किए हैं। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। राजधानी में बुनियादी ढांचा तैयार करने की बजाय अपने लिए शीश महल बनाने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। अमित शाह ने केजरीवाल पर दिल्ली की शराब नीति, मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और बस खरीद सहित कई घोटालों को लेकर तीखा प्रहार किया। अमित शाह का केजरीवाल पर निशाना। कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। शीश महल पर दें हिसाब। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से, और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ही हिसाब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पंजाब की महिलाओं का समूह भी उनसे हिसाब मांग रहा है, जिनसे चुनाव के वक्त 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठी महिलाओं की मांग थी कि उनसे किए गए वादों को पूरा किया जाए। दिल्ली वाले लोगों को कह रहे हैं हम 2500 रुपए देंगे, पंजाब वाली महिलाओं को तो दिया नहीं, 3 सालों में वादा किया है। मैं बेनती कर दी हाँ कि महिलावां इन्हां दे झांसे विच ना आण, महा झूठे ने। धोखे वाली सरकार है, ये धोखा देके आ जाती है, फिर राज करती है और उसके बाद फिर कुछ नहीं देती, सिर्फ धोखा धोखा धोखा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पंजाब की महिलाएं उनके साथ हैं और दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। वादा खिलाफी के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी जहां अपने बचाव में तमाम तर्क दे रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस उन पर लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं। दिल्ली की जनता पुकार कर कह रही है कि नहीं चाहिए केजरीवाल, बहुत हुआ केजरीवाल, आपदा है केजरीवाल, बदल के रहेंगे केजरीवाल। ये जन जन की आवाज है। केजरीवाल जब पंजाब में जाते हैं 3 साल पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 1,000 रुपये हम हर महिला को देंगे। आज 3 साल बीतने को उनको 1 पैसा आज तक मिला नहीं है। तो कैसे ये आप, और पिछले 11 साल से आप दिल्ली में हैं, अगर महिलाओं के बारे में सोचना था तो 11 साल पहले से आपने क्यों नहीं सोचा? भाजपा और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने पिछले 10 वर्षों में लोगों की मुसीबतों का समाधान करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। उनका कहना है कि कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी को ये सत्ता मिली थी तब दिल्ली मुनाफे वाला बजट हुआ करता था, लेकिन 2024 से 25 पहला साल होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने आप सरकार पर दिल्ली के खजाने को लूटने का भी आरोप लगाया। भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। और दिल्ली विधानसभा के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सूची में परवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से आपके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। करोल बाग से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, बिजवासन से कैलाश गहलोत चुनाव लड़ेंगे। वहीं गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को टिकट मिला है। कालकाजी सीट की बात की जाए तो यह सीट भी अब काफी हॉट हो गई है।
क्योंकि इस सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी के सामने बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से यहां अलका लांबा चुनावी मैदान में है। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे? आतिशी कुछ भी नहीं है। वो अपनी कालका जी में मैंने देखा है, वोट सीएम होते हुए पहली बार देखा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर अपनी विधानसभा में 5 साल से आप विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको अपनी विधानसभा के कामों पे और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या आप कर रही हैं उस पर मांगना चाहिए। लेकिन वो आज भी अपनी विधानसभा में केजरीवाल के नाम पर वोट मांगती और इस चीज़ों में चुप रहती हैं। तो इससे ज़्यादा कमज़ोर और मुखोटा मैं कहूँ, इसीलिए आज नर्क में है दिल्ली भी कहूँ और कालका जी भी। कालका जी की खोई हुई जो हमारी ज़मीन है उसको किस प्रकार से हम वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालका जी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालका जी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी ब्रह्म मुंबई नगर निगम के चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में बीएमसी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये पिछले 5 महीनों में हुई तीसरी बैठक है और आज हुई बैठक में लगभग 60,000 करोड़ रुपयों से अधिक के लागत की परियोजनाओं पर चर्चा हुई। जो चर्चा हुई है उसका मॉनेटरी दृष्टिकोण से इम्पैक्ट लगभग 60,000 करोड़ का होने जा रहे हैं, विशेषकर उत्तर मुंबई और कुछ प्रोजेक्ट जो सबर्बन प्रोजेक्ट जो मुंबई उत्तर मुंबई के बाहर है। पिछले 5 महीने में तीसरी मीटिंग होने के कारण स्वाभाविक है कि कई विषय रिजॉल्व भी होते जा रहे हैं। कैसे हम गरीब जनता को स्पोर्ट्स की सुविधाएं मिले उसके लिए अलग अलग मैदान को तैयार करें। प्रबोध महाजन उद्यान है, बाला साहेब ठाकरे उद्यान है, एक मालवानी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। इसी प्रकार से साई का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करने के लिए 37 एकड़ जो साई को दे दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उसके प्लान्स भी अभी बनने शुरू हो गए हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में भी केंद्र सरकार पर्यटकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। संजय गांधी नेशनल पार्क में भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जो पेंडिंग विषय उन सबको संकलन किया जाए। केंद्र के हमारे पर्यावरण मंत्री ने मुझे एश्योर किया है कि वो सब विषय केंद्र की सरकार संजय गांधी नेशनल पार्क के रहवासियों के लिए रिजॉल्व करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। वहां पे हम पर्यटन को और बढ़ावा दे सकें उस दिशा में फिर हम संजय गांधी नेशनल पार्क में और काम कर सकते हैं। और कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर ठेकेदार की आत्महत्या मामले में भाजपा लगातार दबाव बना रही है। अब विपक्षी पार्टी ने मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे जनवरी में कलबुर्गी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास का घेराव करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालावाड़ी नारायण स्वामी ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लिए हुए जगत सर्किल पर जमा हुए और मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। सिविल ठेकेदार सचिन पंचाल ने 26 दिसंबर को बीदर जिले में चलती ट्रेन के सामने लेटकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने प्रियांक खड़गे के करीबी सहयोगी राजू कपानूर पर उन्हें ये कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कपानूर को 1 करोड़ रुपए देने के लिए जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं।
Bharatiya Janata Party, in order to give justice to the family of Satish Panchal, we have demanded CBI inquiry. CBI inquiry on two fronts. One, on the suicide of Satish Panchal, and secondly, a suicide death note which has been released. It has clearly mentioned in the death note that Supari killers were hired, and the target was Swamiji, who was a Hindu voice in Hyderabad, Karnataka region, Kalyan, Karnataka region. They had targeted our BJP MLA and BJP leaders, and it's a very serious issue, unheard of in Karnataka politics. और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रियांक खड़गे पर कर्नाटक में जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का रैकेट चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का सीबीआई जांच से डरना साफ करता है कि प्रियांक खड़गे शायद इसमें अकेले नहीं थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी जब इस पर सीबीआई जांच से डरते हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरे रैकेट के अंदर शायद प्रियांक खड़गे अकेले कार्य नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है और ये भी मांग करती है कि सीबीआई जांच के रडार के अंदर प्रियांक खड़गे के साथ में बाकी के कांग्रेस नेताओं की भी जांच हो। और वहीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने की मांग के बीच शनिवार को पटना के 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा संपन्न हुई। इन केंद्रों पर गत 13 दिसंबर को पटना के बाबू परीक्षा परिसर में आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने दोबारा परीक्षा दी। इसे लेकर शासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को ही बीपीएससी की पीटी परीक्षा के दौरान पटना के बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी पाई गई थी। इसके बाद इस सेंटर की परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया था। इसके बाद पटना के 22 परीक्षा के दर पर शनिवार को परीक्षा को फिर से आयोजित किया गया। भारत सरकार ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत नियमों का मसौदा जारी किया और इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और साइबर खतरों से बचाव सुनिश्चित करना है। केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दूरदर्शन न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह से विशेष बातचीत में बताया कि इस एक्ट के तहत डेटा उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है और बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है कि नागरिकों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साइबर खतरों और डेटा चोरी से सुरक्षित रहे। नागरिकों का जो डेटा है अपने इंफॉर्मेशन के, उसकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी था। तो पिछले साल नवंबर 2023 में पार्लियामेंट में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा जो डिजिटल फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया और बहुत ही लंबे अच्छे डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स को नोटिफाई किया गया है। बहुत ध्यान रखा गया है कि भारत में जो बड़ा एक इनोवेशन इकोसिस्टम है, उस इनोवेशन इकोसिस्टम में और जो नागरिकों के अधिकार को प्रोटेक्ट करना है, इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस लाया गया है। नागरिकों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट किया गया है, साथ ही साथ इनोवेशन के इकोसिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा कंप्लायंस का बर्डन नहीं पड़े, ये भी ध्यान में रखा गया है। 3 प्रमुख बातें हैं। आज के युग में नागरिकों का डेटा कई बार, जैसे आप किसी एक इंश्योरेंस के लिए अपना सारा डेटा देते हैं तो उसके बाद में पता चलता है कि उसने डेटा किसी और को दे दिया और आपके पास फ़ोन आने चालू हो जाते हैं। तो नागरिकों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार इसमें रहेगा। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में बच्चों के ऑनलाइन डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्या प्रावधान किए गए हैं? इस डिजिटल के युग में बच्चों के ऊपर एक नए तरह की रिस्क सबके सामने आ रही है। उस रिस्क को कैसे प्रिवेंट करें? एक तरीके से बच्चों को डिजिटल की दुनिया का बेनिफिट भी मिलता रहे, लेकिन जो नुकसान होने की संभावना है उसको कैसे प्रिवेंट करें, वो भी इसमें प्रावधान रखे गए। तीसरा,
एक आम नागरिक को अपने अधिकार को पालन कराने का एक डिजिटल माध्यम हो, एक सुविधाजनक, एक आसान माध्यम मिले, वो उस चीज का बहुत ध्यान रखा गया है। कंप्लीट इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल माध्यम से होगा। साथ ही साथ इस कानून में भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं, उन सब लैंग्वेजेस में हर एक नोटिस, हर एक अग्रीमेंट, हर एक कंसेंट, वो सब इसमें हो, जिससे कि भारत की भाषाओं को एक प्राधान्य मिले, एक इम्पोर्टेंस मिले, वो भी इसमें प्रावधान रखा गया है। कानून, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि कानून इतना सरल बनना चाहिए जिससे कि साधारण नागरिक भी उसको समझ पाए, तो इस कानून की भाषा एकदम सरल रखी गई है, इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल रखा गया है और रूल्स में प्रावधान इस तरह से रखे हैं जो कि एकदम प्रैक्टिकल हो। तो अगर आप कहें, ये बहुत ही प्रैग्मेटिक और बैलेंस्ड रूल्स और प्रैग्मेटिक और बैलेंस्ड कानून बना है। कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष असाधारण वृद्धि देखने को मिली है और ये सरकार की सभी को ऊर्जा सुरक्षा देने और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाता है। पिछले साल कोयला उत्पादन 1039.59 मीट्रिक टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये 2023 की कुल 969.07 मीट्रिक टन की तुलना में 7.28% अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में देश भर में कोयला डिस्पैच यानी प्रेषण भी रिकॉर्ड उच्च स्तर 1012.72 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। 2023 की 950.39 मीट्रिक टन की तुलना में कोयला डिस्पैच 6.56% अधिक रहा। कोयला मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन और डिस्पैच दोनों में ये निरंतर वृद्धि बिजली उत्पादन और अन्य उद्योगों के लिए कोयले की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करती है। मंत्रालय ने कहा कि कोयला उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करना, कोयला आयात पर निर्भरता को कम करने, बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने, देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और दीर्घकालिक सतत विकास में योगदान देने के लक्ष्य के अनुरूप है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मंथन शिविर का आयोजन किया गया। बैठक में देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बदलाव व सुधार लाने पर चर्चा हुई। मंथन शिविर में वरिष्ठ नीति निर्माताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों ने हिस्सा लिया। बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का दृष्टिकोण न सिर्फ हमारा मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें एक ऐसा देश बनाने के लिए भी प्रेरित करता है जहां नागरिकों की सस्ती, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें मिल सके। उन्होंने विश्वास जताया कि ये मंथन शिविर प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विकसित भारत बनाने की दिशा में मददगार साबित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले कुछ हफ्तों में चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को संयुक्त निगरानी समूह की बैठक की है। बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ICMR और अन्य संस्थानों सहित दिल्ली के अस्पतालों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद और वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह सहमति बनी है कि मौजूदा श्वसन संबंधी बीमारियों को उनकी बढ़ोतरी का कारण इन्फ्लुएंजा वायरस, RSV और HMPV है, जो इस मौसम में होने वाले सामान्य रोगजनक हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से चीन में स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। साथ ही मंत्रालय ने WHO से स्थिति के बारे में समय पर अपडेट साझा करने का भी अनुरोध किया है। हालांकि भारत श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं देश में निगरानी के दौरान श्वसन संबंधी बीमारियों में कोई असामान्य उछाल नहीं दिखा है। साल 2025 शुरू होते ही भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। भारत के लद्दाख क्षेत्र के साथ ओवरलैप होने और हॉटन प्रांत में 2 नई काउंटियां स्थापित करने की चीन की घोषणा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए दोहराया है कि वो अपने क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं करता है और इसके अलावा भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की चीन की योजना पर भी चिंता व्यक्त की है। वर्ष 2025 की शुरुआत भारत चीन संबंधों में नए तनाव के साथ हुई है, जो चीन द्वारा 2 नए काउंटी स्थापित करने की घोषणा के कारण हुआ। इसमें भारत का लद्दाख क्षेत्र भी शामिल है। जवाब में भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत ने अपने क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. संप्रभुता विवाद के अलावा भारत ने शुक्रवार को ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की चीन की योजना पर दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। ऐसी चिंताएं बढ़ रही है कि ये बांध भारत के पूर्वोत्तर राज्य, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम में पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यहीं से ब्रह्मपुत्र बहती है। We have seen the information released by Xinhua on 25th December 2024 regarding a hydropower project on the Yarlung Sangpo River in the Tibet Autonomous Region of China. As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. These have been reiterated along with the need for transparency and consultation with downstream countries following the latest report. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. हालांकि हाल ही में लद्दाख में डेपसांग और डेमचोक के रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव कम किया था और गश्त फिर से शुरू की थी। पिछले साल अक्टूबर में रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर एक बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों को पुनर्जीवित करने पर सहमति व्यक्त की थी, जो संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में संभावित बदलाव का संकेत था। लेकिन ताजा घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन चुनौतियों के साथ दोनों देशों के संबंधों का भविष्य कैसा होगा, इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शनिवार को सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में दृश्यता शून्य बनी रही। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में रविवार और सोमवार को तेज बारिश का अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में भी रविवार को गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। सर्द लहर और घने कोहरे के कारण दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में वाहनों की आवाजाही बाधित रही। दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें भी प्रभावित हुई। दिल्ली आने जाने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। इसके अलावा उत्तर भारत की अन्य कई ट्रेनें भी देर से पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। हवाई और रेल यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट्स और ट्रेनों की स्थिति ज़रूर जांच लें। घने कोहरे के बीच यात्रा करने वालों को सतर्क रहने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में सर्द लहर के साथ प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों को बेहाल कर दिया है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। साथ ही औसत AQI 370 के आंकड़े को पार कर गया है। इसके मद्देनजर ग्रैप 3 के प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया गया। आनंद विहार का AQI 480, अशोक विहार 414, नेहरू नगर 448, RK पुरम 418, पड़पतगंज 442 और ओखला का AQI 453 तक पहुंच गया। ग्रैप 3 के तहत निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है।
वहीं BS3 पेट्रोल और BS4 मालवाहक वाहनों को प्रवेश भी उनका बंद हो गया है। केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही 5वीं तक की कक्षाएं भी हाइब्रिड मोड में चलेंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हर साल सर्दियों के दौरान अहमदाबाद में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। फ्लावर शो को देखने के लिए लाखों लोग दूर दूर से आते हैं और इस प्रदर्शनी में देश के विकास और संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन किया गया है। 2024 में इस फ्लावर शो को अपनी 400 मीटर लंबी फ्लावर वॉल के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली थी। फ्लावर शो में आए लोग QR कोड और स्कैन करके फूलों, मूर्तियों और जोन के बारे में ऑडियो गाइडेंस भी ले सकते हैं। हमारी संवाददाता मेघना देव ने फ्लावर शो का जायजा लिया और यहां आए लोगों से बात की। जो है लोगों के लिए एक चेतना है कि भाई वो भी फूलों से प्रेम करें और सारा श्रेय मोदी जी को है। ये कंसेप्ट आना, ये दिमाग में आना कि हमने ये काम करना है, ये बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों को लेके आए, बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे सीखते हैं। डिफरेंट वो स्टैचूज बनाते हैं और स्टैचूज छोटे बच्चों का भी होता है, बड़े लोगों का इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट टाइम इंडिया का था, इस बार भी बहुत अच्छी वॉल्स और वो सब बनाया। मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना अच्छा बनाया है, उनके लिए थैंक्स। पहले भी देखने आए थे ना तो बहुत ही अच्छा लगा था, आज इसलिए दोबारा देखने आई। ये फ्लावर शो बहुत अच्छा आयोजन है अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी का और हमने बहुत सारे फूल देखे विविध प्रकार के और सब अच्छा लग रहा है। पूरे दिन घूमने का बहुत मजा आया। टिकटिंग के लिए QR कोड का यूज हुआ है जो लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है। आइडियली दे नीड टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर टिकट्स, बट ये क्यूलेस है। दिस इज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल। यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं जिन्हें फ्लावर से काफी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। मैं स्पेशली यहाँ पे विजिट किया हूँ ये देखने के लिए, फ्लावर शो देखने के लिए। मैं खुद एक ट्रैवल एजेंट भी हूँ, तो बाहर हम लोग जब भी जाते हैं, दुबई में जैसे वैली ऑफ फ्लावर है, तो यहाँ अभी दुबई या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ अहमदाबाद में ही अच्छी फ्लावर ऑफ वैली डेवलप हुई है। इस फ्लावर शो में अगर हम देखें तो 6 जोन बनाए गए हैं। हर एक जोन अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग कलाकृतियों को रिप्रेजेंट करता है और तकरीबन 10 लाख फूलों का उपयोग यहाँ पर किया गया है और 50 से भी ज़्यादा प्रजातियों के फूलों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। और इस बार इस फ्लावर शो को अत्याधुनिक बनाया गया है। किस तरीके से यहाँ पर हम दिखाते हैं, जैसे आप QR कोड को स्कैन करके ऑडियो सुन सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में इस जो भी यहाँ पर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, फाइटिंग बुल्स का स्कल्पचर बनाया गया है फूलों के द्वारा और ये देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको दर्शा रहा है। मेरे ठीक पीछे और भी कई यहाँ पर कैरिकेचर्स बनाए गए हैं, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। आप मोर को देख सकते हैं, यहाँ पर टाइगर भी बनाया गया है। तो कई ऐसी चीज़ें जो अत्याधुनिक तरीके से आप उसके बारे में जान सकते हैं। और प्रयागराज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान भले ही 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन होगा, लेकिन धीरे धीरे महाकुंभ के रंग दिखने लगे हैं। कहीं साधु संत, कहीं नागा सन्यासी, कहीं श्रद्धालुओं की भीड़ कुंभ की रौनक बढ़ा रही है। यहाँ पहुंचने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को बड़ी संख्या में रथ पर सवार साधु संत लोगों को आशीर्वाद देते हुए महाकुंभ स्थल पर पहुंचे। संतों से आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग कतारों में खड़े नजर आए। नैनी के अरेल घाट पर बने आश्रम में साधु संत अपने शिष्यों के साथ पहुंचकर महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानियां ना हो, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र गुप्ता ने। महाकुंभ का सूरज उदय हो रहा है। 13 जनवरी को ये पूरे दुनिया को आलोकित करेगा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि नावें उन लोगों का इंतजार कर रही हैं जो महाकुंभ में आना चाहते हैं, त्रिवेणी जाना चाहते हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे त्रिवेणी के साथ दिखाएं। ये त्रिवेणी का घाट है, जहाँ त्रिवेणी है, जहाँ संगम होता है गंगा यमुना का और माँ सरस्वती का संगम वहाँ होता है। तो ये त्रिवेणी का घाट है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो कुंभ का महाकुंभ में जिस तरीके की भीड़ आनी है उसको देखते हुए, जिस तरह श्रद्धालु आने हैं, जिस तरह सनातन धर्मावलंबी यहाँ आएंगे, उसको लेके घाट को विस्तारित किया जा रहा है। नदी से बालू खींची जा रही है और उसको ट्रकों के जरिए इधर उधर बनाया जा रहा है कि जहाँ घाट बनाए जा सकते हो।
बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें जो चलती हुई दिख रही हैं, ये नए घाट का निर्माण कर रही हैं, जिससे यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु का कोई दिक्कत ना हो, स्नान के समय कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई खतरा ना हो, इस तरीके की व्यवस्था की जा रही। पीछे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं जो महिलाओं के लिए हैं कि अगर वो स्नान करती हैं तो स्नान करने के बाद चेंजिंग रूम जाएं और वहाँ अपने कपड़े बदल सकें। सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। हर जगह आपको पुलिस के जवान मिल जाएंगे, कुछ लोग वर्दी में हैं और कुछ बिना वर्दी में हैं, कुछ साधु के भेष में हैं जो किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। तो ये कुंभ है और ये कुंभ की धरती 13 जनवरी से शुरू होगा। तो जिसको भी यहाँ आना है, जिसको लगता है कि ये महाकुंभ बड़ी अलौकिक घटनाओं के साथ घटित हो रहा है, जो यहाँ के संत महात्मा उनको वो कह रहे हैं कि बड़े लंबे अरसे बाद इस तरीके का कुंभ है, तो आप जरूर आइए, कुंभ की धरती पर आइए, महाकुंभ की धरती पर, प्रयागराज की धरती पर आइए और इसका आनंद लीजिए, इसका जो सुख है वो भी लीजिए और इसके साथ पूर्ण लाभ भी लीजिए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। संगम तट पर स्थानीय प्रशासन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम कर रहा है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने वहां की तैयारियों का जायजा लिया। न्यूज़ दिल्ली की टीम संगम तट प्रयागराज पर अभी मौजूद है, जहां पर हम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हमारी दाहिनी तरफ कि ये संगम तट है और यहां पर महाकुंभ की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है और ये रात का मौसम है। इसके बावजूद लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की बात करें या फिर भारत सरकार की बात करें, तमाम तरह की जो कवायदें हैं वो पूरी की जा रही हैं और लगातार उत्तर प्रदेश शासन का पूरा अमला इस प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। और आप हमारी दाहिनी तरफ ये देख सकते हैं ये नज़ारा कि किस तरीके से पूरे संगम तट को दूधिया रोशनी से नहा दिया गया है। जो तट हैं वहाँ पर झंडे लगे हुए हैं और तमाम जो दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हों, लोग दिन रात एक कर मशक्क़त कर रहे हैं कि तैयारियों को फुल प्रूफ किया जाए, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। उस दिन पहला स्नान होगा और 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन दूसरा स्नान होगा। महाकुंभ के मौके पर 14 जनवरी को यहाँ आस्था की डुबकी लगाने जब लोग पहुँचेंगे तो यहाँ का नज़ारा वाकई विहंगम होगा। भव्य दिव्य नज़ारे के साथ महाकुंभ का 13 जनवरी को शुभारंभ हो जाएगा। अपने कैमरामैन संदीप के साथ संगम तट प्रयागराज से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और प्रयागराज जंक्शन के ठीक ऊपर एक मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे कंट्रोल रूम से प्रयागराज जिले के 9 रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और जिसके लिए तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय वारदात को एक जगह से कंट्रोल किया जा सके। ये मास्टर कंट्रोल रूम कैसे संचालित हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश राज ने। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रयागराज जंक्शन पर ये आप देख सकते हैं कि ये मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे की खबर जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से इस कंट्रोल रूम को ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं उन तक पहुंच रही है, ताकि कोई भी अप्रिय वारदात को रोकने के लिए, किसी भी तरह की जो स्टैम्पेड है उसको तुरंत रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। और इसके लिए तमाम जो प्रयागराज के इर्द गिर्द के जितने भी जंक्शन हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, वहां से सीधा लाइव फीड जो है वो यहाँ आ रहा है। और हमारे साथ इंस्पेक्टर हैं पीके झा, जो इस कंट्रोल रूम को पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। उनसे हम समझेंगे कि आखिर ये कहां से ये फीड मिल रही है और कैसे इसको ऑपरेट किया जा रहा है। झा साहब, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं इसको? ये मास्टर कंट्रोल रूम है। ये प्रयागराज के 330 कैमरे हमारे बाईं ओर लगे हैं, जिसके स्टेशन के सारे एरिया के फुटेज, प्लेटफॉर्म हो, सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया हो, एफओबीज हो, इनक्लोजर हो, सभी के
निगरानी की जाती है कि वहाँ पर कितनी लोग हमारे इकट्ठे हो चुके हैं और कितने पहुँच रहे हैं। इसके साथ जो प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं वहाँ की स्थिति को वॉच करते हैं। इसके साथ हम ये सुरक्षा की दृष्टि से ये भी हमारे स्टाफ नज़र रखते हैं कि कोई सस्पिशियस चीज़ या व्यक्ति ऐसा ना हो जो घूम रहा हो। अगर मान लीजिए कोई संदिग्ध चीज अगर नजर आती है तो कैसे आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं। हमारे यहाँ जो स्टाफ 24 घंटे तैनात रहते हैं वो हर कैमरों पर निगाह रखते हैं। उनकी कोई ऐसी सामान है जो बहुत देर से रखा है या कोई व्यक्ति है जो आसपास घूम रहा है तो उस पर तुरंत वाकी टाकी हमारे पास कंट्रोल रूम में भी है और उस स्टाफ के पास भी है। तो हम तुरंत वाकी टाकी से प्लेस बताते हैं, उसको चेक कराते हैं। अगर सामान्य चीज है तो ठीक है, ना तो अगर विशेष चीज है तो हम उसके अनुसार हमारे जो SOP है हम उसके अनुसार हम कार्रवाई भी करते हैं। महाकुंभ स्मूथली जो संपन्न हो जाए उसमें भारतीय रेल की एक बहुत बड़ी भूमिका है और उसको यहाँ से हम कह सकते हैं इसे क्विक रिस्पांस टीम भी, जैसा कि CPRO ने बताया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मुसाफिरों के लिए तुरंत ट्रेन चलाने का फैसला भी करते हैं और इसके लिए यह जो कक्ष है ये बेहद महत्वपूर्ण कक्ष है और यहाँ से संपूर्ण मेले पर नजर रखी जा रही है और संपूर्ण मेले को संचालित किया जा रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ राजेश राज, DD न्यूज, प्रयागराज। और वहीं प्रयागराज महाकुंभ को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के इंतजामों की प्रशंसा की है। लोगों ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं के यहां आने की उम्मीद जताई है। साथ ही महाकुंभ में आने वाले लोगों से उन्होंने स्वच्छता रखने की भी अपील की है। इस बार जो व्यवस्था है पिछले सारे कुंभ से बहुत ज़्यादा व्यवस्था हुई है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं यात्रियों के लिए और मतलब और जो व्यवस्था कुछ अभी बची हुई है वो भी पूरी हो जाएगी तो आपको ये कुंभ देखने लायक रहेगा। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है जो कभी आज तक हम लोगों ने देखा नहीं था। मतलब लोगों के लिए जगह जगह टॉयलेट की व्यवस्था इतनी बढ़िया की गई है कि कोई भी आए तो किसी को जगह पे गंदगी करने की नहीं है कि कहीं भी कुछ भी खुले में कहीं भी कोई कर दे। हर जगह अच्छी टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। हम लोग चारों तरफ से घूमते हुए यही देखते आ रहे हैं। ये 36वां कुंभ है, सन 2000 मतलब 12 में लगता है, 12 साल पे लगता है, लेकिन ये भव्य कुंभ है, ये सबसे बड़ा कुंभ है और यह कुंभ से बहुत बड़ा मतलब कि यह चल रहा है। इसका कारोबार बढ़िया चल रहा है, घाट बढ़िया VIP बन रहे हैं। नंबर 1 का व्यवस्था है यहाँ। हमारी सरकार एकदम पूरी व्यवस्था दे करके मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बढ़िया यहाँ पे कार्य कर रहे हैं जो कि देश विदेश के लोग आने वाले आ भी रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। और तेलंगाना के मेडचल में स्थित CMR इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल में अनुचित वीडियो रिकॉर्डिंग के आरोपों के बाद लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हॉस्टल के बाथरूम में अनुचित वीडियो रिकॉर्डिंग के इस मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को छात्र संघों के शामिल होने से विरोध प्रदर्शन तेज हो गया था। प्रशासन लगातार छात्रों को शांत करने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था और छात्रावास के वार्डन और मेस प्रभारी से भी पूछताछ की गई। साथ ही फॉरेंसिक जांच के लिए कई लोगों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बांग्लादेश में 2024 में वाहनों का पंजीकरण 15% गिरकर 1 दशक के निचले स्तर पर आ गया है। बांग्लादेश सड़क परिवहन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार निजी कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल और पिकअप वैन सहित लगभग सभी प्रकार के वाहनों के पंजीकरण में 2024 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई है। कार डीलरों और आयातकों ने कहा है कि सुस्त अर्थव्यवस्था, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती डॉलर विनिमय दर ने परिवहन क्षेत्र पर असर डाला है। वे इस गिरावट के पीछे बदली हुई राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक अनिश्चितता को भी जिम्मेदार मानते हैं। BRTA के आंकड़ों के अनुसार 2024 में 3.08 लाख वाहन पंजीकृत किए गए हैं, जो 2023 की तुलना में 14.69% कम है। 2023 में 3.61 लाख वाहन पंजीकृत किए गए थे। हॉकी इंडिया लीग में शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स का सामना दिल्ली SG पाइपर्स से हुआ और इस मुकाबले में बंगाल टाइगर्स का जोर देखने को मिला और टीम ने दिल्ली SG पाइपर्स को 4-1 से हरा दिया। राउरकेला में खेले गए इस मुकाबले में बंगाल टाइगर्स का दमदार खेल शुरुआत से ही देखने को मिला। श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स की ओर से सुखजीत सिंह, जुगराज सिंह और अभिषेक ने गोल किए। बंगाल टाइगर्स की ये प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत रही।
सिडनी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरी, लेकिन एक बल्लेबाज जिसका सस्ते में आउट होना टीम इंडिया के लिए दिक्कत बन रहा है, वो नाम है विराट कोहली। कोहली अपने फॉर्म से दूर नजर आ रहे हैं और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट को छोड़कर बाकी 4 टेस्ट में ये बल्लेबाज अपने फॉर्म से कोसों दूर दिखाई दिया है। पेश है एक खास रिपोर्ट। जगह बदली, मैदान बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह रहा विराट कोहली का खराब फॉर्म और उनके आउट होने का तरीका। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट यानी सिडनी में खेले जा रहे मुकाबले में कोहली दूसरी पारी में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सीरीज में ये 8वीं बार रहा जब वो ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंद को छेड़ने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। वैसे विराट के लिए दिक्कत यही नहीं रही, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की रफ्तार भी उन्हें मात दे रही है। बोलैंड ने कोहली को 5 पारी में चौथी बार आउट किया। बोलैंड के खिलाफ कोहली का बल्लेबाजी औसत सिर्फ 7.6 का रहा, जबकि स्ट्राइक रेट 36.5 का। वहीं मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली के प्रदर्शन पर गौर करें तो वो भी निराशा की बड़ी तस्वीर के रूप में सामने है। कोहली ने 5 मैच की 9 पारी में सिर्फ 23.75 के औसत से 190 रन बनाए हैं। कोहली 5 पारी में दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली के स्कोर कार्ड को देखा जाए तो उन्होंने 5 नॉट आउट 100, 7, 11, 3, 36, 5, 17 और 6 रन का स्कोर किया है। विराट कोहली की पिछली 20 टेस्ट पारी को उठाकर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 1 शतक जमाया है। तो जाहिर तौर पर किंग कोहली के लिए ये दौरा निराशा की बड़ी तस्वीर के रूप में सामने है और कुछ सवाल उनके सामने हैं जिसका जवाब शायद उनको अपने अच्छे फॉर्म से ही देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। और विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यन सबलेंका ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के फाइनल में पहुंच गई हैं। सबलेंका ने सेमीफाइनल मुकाबले में रूस की मीरा आंद्रीवा को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। सबलेंका का बेहतरीन खेल मैच के दोनों सेट में देखने को मिला और उन्होंने आंद्रीवा को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। फाइनल में रविवार को सबलेंका का सामना पॉलिना कुद्रमेतोवा से होगा। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के गत चैंपियन ग्रिगोर दिमित्रोव शनिवार को जिरी लेहिका के खिलाफ सेमीफाइनल के दौरान ग्रोइन चोट के कारण रिटायर हो गए। लेहिका को 6-4, 4-4 से पिछड़ रहे दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी दिमित्रोव ने ग्रोइन इंजरी से परेशान दिखे। उन्होंने उपचार लेकर खेलने का प्रयास किया लेकिन अंत में रिटायर होने का फैसला किया। दिमित्रोव के मैच से रिटायर होने का सीधा फायदा जिरी लेहिका को मिला और ये 23 वर्षीय खिलाड़ी ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के फाइनल में पहुंच गया। लेहिका ने पिछले साल एडिलेड इंटरनेशनल खिताब जीता था और ये उनका पहला ATP एकाध खिताब था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।